वीडियो में हम लोग 10th क्लास का फिजिक्स का सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। तो जी देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि वास्तविक, काल्पनिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस पहले प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काल्पनिक। ऑप्शन यहाँ पे ख सही हो जाएगा। आपको बता दें कि समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूछा हुआ है कि परावर्तन कौन होता है। जी हाँ, तो इसके लिए भी 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं कि आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच। तो देखिए, आपको बता दें परावर्तन कोण जो होता है ना, इसका मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ करता हूँ। देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए कोई एक समतल दर्पण है। इस पे क्या होता है कि ये कोई आपतित किरण यहाँ से ये टकरा गई, तो इसे हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं इसे? तो इसे कहते हैं आपतित किरण। और देखिए, टकराने के बाद से कहीं ना कहीं इधर मुड़ेगी ये, तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक, ये परावर्तित किरण। और इन दोनों के बीच में एक ऐसा अविलंब होता है, ये रेखा एक अविलंब होगी, दोनों के बीच से होगी। ध्यान दीजिएगा, तो इधर एक कोण बनेगा, इसको बोलते हैं आपतित किरण को आई से डिनोट करते हैं, और ये परावर्तित किरण को आर से डिनोट करते हैं। तो देखिए, आपसे पूछा क्या कि परावर्तन कोण होता है कहाँ पे, तो आप ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे कि अविलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को कहते हैं क्या चीज़? परावर्तन कोण। तो खोजिए कहाँ पे मिल रहा है। तो परावर्तित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण, या परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अविलंब का कोण। देखिए, तो ये यहाँ पे घ इसका सही हो जाएगा इस तरह से। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा हुआ आपसे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ख सही हो जाएगा। 2 नियम, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए, यहाँ पे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब पूछा है, किस दर्पण में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो इसका आंसर अवतल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ख में दिया है। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। जी, तो देखिए, यहाँ पे 5वां प्रश्न पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब। देखिए, आभासी प्रतिबिंब पूछा हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे समतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, अवतल दर्पण में मिल सकता है, उत्तल दर्पण में मिल सकता है। इसलिए इसका आंसर यहाँ पे घ सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए, यहाँ पे 6ठा प्रश्न पूछा हुआ आपसे कि वस्तु से छोटा, देखिए वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है। तो वस्तु से छोटा पूछा है और आभासी प्रतिबिंब पूछा है ना, तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ पे उत्तल हो जाएगा। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब, यहाँ पे इसका आंसर हमारा घ सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज मिल सकती है। देखिए, एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज पूछ रहा है, तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए से हो जाएगा, अवतल दर्पण इसका आंसर हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पे बनता है। देखिए ध्यान से, ये प्रश्न बनाने के लिए हम आपको ड्रॉ करके फिगर दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे इस फिगर को हम कहेंगे अवतल, और ये हो गया एक प्रधान अक्ष। इसमें होता क्या है कि इधर अनंत पे कोई वस्तु होगी, और ये अनंत से वस्तु जाकर यहाँ पे दर्पण पे कहीं टकरा कर, और ये इधर से इधर चली जाएगी। इस बिंदु को कहेंगे एफ, इसे कहेंगे हम लोग एफ। और देखिए, दूसरी किरण एक फिर जाएगी यहाँ से, जो यहाँ पे सेंटर ध्रुव पे टकराएगी, इसको पी बोलते हैं, ध्रुव। और ध्रुव से फिर टकराने के बाद से ना ये रेखा कहीं ना कहीं इधर ऐसे कट करके जाएगी। तो ये जहाँ जिस बिंदु पे कटेगी ना, यहाँ पे ये बिंदु होगा फोकस दूरी पे। तो इसी प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा, कहाँ पे रखोगे वस्तु को, तो वस्तु हो जाएगा अनंत पे रखेंगे। हम जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे ना, जी हाँ, तो 8वां प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि कहाँ पर स्थित होने पर वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में फोकस पे बनता है। देखिए, फोकस पे पूछा हुआ है, तो देखिए हम आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। ये हो गया आपका अवतल दर्पण, और ये हो गया इसका प्रधान अक्ष। यहाँ पे जो बिंदु होता है उसे पी बोलते हैं, यानी कि पोल ध्रुव बोलते हैं। और इधर ये कहीं एक बिंदु यहाँ पे आपके पास एफ होगा, एफ होगा यहाँ पे। तो मान लीजिए आप अनंत पे कोई वस्तु रखे हो, आप यहाँ से दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद दर्पण को काटते हुए इधर निकल जाएगी। फिर दूसरी एक प्रकाश की किरण इधर से जाएगी, और इसका सेंटर ध्रुव से टकरा के फिर इधर ऐसे निकल जाएगी। तो देखिए, दोनों रेखाएं कहाँ काटी हैं, यहाँ पे काट दी, और इस बिंदु को हम एफ कहते हैं। तो एफ पे इस वस्तु का प्रतिबिंब बोलने के लिए बनेगा यहीं पे एफ पे। तो ये कहाँ पर रखे हो वस्तु को, तो देखिए इधर अनंत पे आप वस्तु को रखे हैं। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, तो हमारा आंसर हो जाएगा अनंत। ऑप्शन यहाँ पे हमारा इस प्रश्न के लिए डी सही हो जाएगा। देखिए, फिर नेक्स्ट प्रश्न यहीं पे पूछा हुआ है आपसे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। देखिए ध्यान से, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो आधी होती है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख सही हो जाएगा। आपको बता दें कि वक्रता त्रिज्या जो होती है ना, आर बराबर सूत्र होता है F/2। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है ना, ये वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। जी, अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 10वां पूछा है कि एक अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच, देखिए ध्यान से, कह रहे हैं कि फोकस और ध्रुव के बीच कब प्राप्त होगा। जी, तो देखिए, यहाँ पे प्रश्न पूछा था आपसे कि जब किसी अवतल दर्पण में वस्तु को ना आप, देखिए ध्यान से, जब वस्तु को आप अवतल दर्पण में, यहाँ पे ध्रुव हो गया P, और इधर एक बिंदु हो गया F फोकस,
इसके बीच में रख देते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए वस्तु ए आप ए भी रख देते हैं, कोई वस्तु यहाँ पे ए भी रख दिए, तो देखिए क्या होगा, इधर से एक प्रकाश की किरण ऐसे पार हो जाएगी और दूसरी प्रकाश की किरण यहाँ से होते हुए ये कट के इधर जाएगी, ठीक ना। तो यहाँ पे कटान होगा तो इधर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए वस्तु यहाँ पे छोटा था, इधर बन गया बड़ा, यानी कि वस्तु दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु से बड़ा भी बनेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हमारा ग सही हो जाएगा। जी हाँ, तो फिर यहाँ पे देखिए प्रश्न आपसे यही प्रश्न फिर पूछ दिया है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी तथा सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु होती है। तो अभी आपने देखा कि वस्तु जब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में होती है तो वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है और बड़ा बनता है। तो ऑप्शन यहाँ पे घ इसका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि पूछा यहाँ पे कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो देखिए मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है ना, चालक के सामने जो लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने, तो उसे बोलते हैं हम लोग कौन सा दर्पण, तो उत्तल दर्पण। देखिए ध्यान से, ये उत्तल साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उसे हम, जी हाँ, तो यही पे आपको बता दें कि अगर गाड़ी का जो हेडलाइट होता है ना, हेडलाइट में पूछता है, अगर पूछता है गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा लगा रहता है तो अवतल दर्पण आप टिक करते हैं। इसका आंसर होता है आपका अवतल दर्पण। और साइड मिरर के रूप में पूछा है तो इसका आंसर यहाँ पे उत्तल दर्पण हो जाएगा। ये देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न फिर आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा कैसा। तो उत्तल दर्पण बना प्रतिबिंब जो होता है ना, हमेशा वो सीधा बनता है और छोटा बनता है, ठीक ना। तो देखिए तो यहाँ पे किधर है, काल्पनिक सीधा, काल्पनिक और सीधा, हमेशा यहाँ पे यही हो जाएगा, ख सही हो जाएगा इस प्रश्न का। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है यहाँ पे कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, फिर से पूछ दिया आपसे वही प्रश्न। देखिए तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है, फिर उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए तो इस प्रश्न का भी हमेशा आंसर क्या करेंगे, हमेशा सीधा टिक करेंगे, हमेशा इसमें सीधा बनता है। तो ऑप्शन यहाँ पे क सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा यहाँ पे कि नेक्स्ट प्रश्न पूछा यहाँ पे कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण के उपयोग किया जाता है। तो देखिए दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो अवतल होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन यहाँ पे ख सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा यहाँ पे आपसे कि एक दर्पण से किसी भी वस्तु पर रखी वस्तु द्वारा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो दर्पण कैसा होगा। तो देखिए हमेशा सीधा प्रतिबिंब तभी बनता है ना जब एक समतल दर्पण होगा, नहीं तो उत्तल होगा। तो इसीलिए इसका आंसर यहाँ पे ग सही हो जाएगा, समतल और उत्तल दोनों में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए पूछा यहाँ पे आपसे कि F बराबर R बटा 2। देखिए ध्यान से यहाँ पे F बराबर R बटा जो है 2 दिया है, ये दोनों दर्पण के लिए लागू होता है या एक दर्पण के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे उत्तल दर्पण और ये वाला गलत हो जाएगा इसका। अवतल दर्पण के लिए ये भी गलत हो जाएगा। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण दोनों के लिए होता है, तो यहाँ पे आंसर ग से हो जाएगा।